वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर एस के शाह और आज मैं क्लासेज ले रहा हूँ इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल होती है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन है, जो बिहार लेखपाल वैकेंसी 2024 के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए है। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। और जो भी इस चैनल में नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं डेली बिहार लेखपाल से रिलेटेड जो भी टैक्सेशन और अकाउंटेंसी की क्वेश्चंस होती है उसको मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से 10-15 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आता हूं, और साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी न्यूज होती है अपडेट में करता हूं। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन 1 की ओर। कहता आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि सामान्य क्या होती है? तो हमेशा याद रखेंगे 31 जुलाई होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी होंगे। देखिए यहाँ पर व्याख्या है, आयकर रिटर्न दाखिल करने की सामान्य अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। यदि करदाताओं को ऑडिट करवाना है तो यह तिथि बढ़कर 30 सितंबर हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना या दंड का सामना करना पड़ेगा, मतलब ये पेनाल्टी चार्ज कर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर होगा। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए कहता है किसे आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? हर व्यक्ति को जो आय अर्जित करता है, केवल उन व्यक्तियों को जिनकी आय 2.5 लाख से अधिक हो। तो यहाँ पर बी आंसर होगा, क्योंकि 2.5 लाख से कम है तो 2.5 लाख तक स्लैब रेट में एग्जेम्पशन है, इसलिए इंडिविजुअल यदि 2,50,000 से ज़्यादा इनकम होगी तभी वह टैक्स का रिटर्न फाइल भरेगा। तो चलता हूँ बी आंसर होगा। देखिए यहाँ पे भी व्याख्या है, भारत में आईटीआर दाखिल करना उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जिनकी आय 2.5 लाख से अधिक हो। यदि आय इस सीमा से कम हो तो रिटर्न दाखिल करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन यह अनुशंसा की जाती है ताकि भविष्य के आयकर विभाग द्वारा पूछताछ की स्थिति में कोई समस्या न हो। प्रश्न नंबर 3 पे आता हूँ। कहता आईटीआर का कौन सा फॉर्म वेतनभोगी व्यक्ति के लिए उपयोग है? तो आईटीआर 1 होगा। इसके लिए आंसर देखेंगे, आईटीआर 1, 2, 3, 4 है तो 1 होगा। कहता आईटीआर सहज, हमेशा याद रखेंगे आईटीआर 1 को सहज बोला जाता है, आईटीआर 4 को सुगम बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कहता आईटीआर 1 सहज फॉर्म वेतनभोगी व्यक्तियों जो केवल वेतन या पेंशन से आय प्राप्त करते हैं के लिए उपयुक्त है। इसमें आयकर छूट और अन्य साधारण जानकारी दी जाती है। प्रश्न नंबर 4 कहता आईटीआर, देखिए आ गया 4 सुगम फॉर्म किसके लिए उपयुक्त है? केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, केवल व्यापारी और पेशेवर व्यक्तियों के लिए, व्यापारी और पेशेवर, यहाँ होगा केवल व्यापारी और पेशेवर व्यक्तियों के लिए, मतलब कि बिजनेसमैन के लिए आईटीआर 4 सुगम है। यहाँ पर व्याख्या है, देखिए तो इस व्याख्या को देखेंगे। और कहता आईटीआर में पारिवारिक कर निर्धारण का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे बी होगा, यह करदाता के साथ परिवार के सभी सदस्यों के लिए कर का निर्धारण करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है व्याख्या, पारिवारिक कर निर्धारण फैमिली टैक्स असेसमेंट का मतलब यह है कि एक करदाता और उसके परिवार के सभी सदस्य जो उसके साथ रहते हैं और आय में साझेदारी करते हैं के लिए कर का निर्धारण किया जाता है। इसमें आय और छूट का संयुक्त रूप से विचार किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किस स्थिति में आयकर रिटर्न में शुद्ध आय नेट इनकम का विवरण नहीं दिया जाता है? तो कहता है जब आयकर रिटर्न आधार पर आधारित होता है, जब व्यक्ति की कुल आय 2.5 लाख 1.5 लाख से कम होती है। तो यहाँ पर बी आंसर होगा। कहता व्याख्या, अगर किसी व्यक्ति की कुल आय 1.5 लाख से कम है तो उसे आयकर रिटर्न में शुद्ध आय का विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस पर कोई कर नहीं लगता है। इसके अलावा व्यक्ति को रिटर्न दाखिल करने के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। रिटर्न दाखिल करने से संबंधित नियम इस सीमा से ऊपर आय वाले लोगों के लिए होते हैं। यहाँ पर 2.5 लाख होगा आंसर, यहाँ पर 1,50,000 थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रश्न संख्या 7 में आएंगे। आईटीआर में टैक्स लायबिलिटीज का क्या अर्थ है? देखिए कहते वह राशि जो करदाता को जमा करनी होती है, वह राशि जो आयकर विभाग से वसूल जाती है, वह राशि जो सरकार द्वारा तय की जाती है, वह राशि जो पहले से भुगतान की गई है। टैक्स लायबिलिटी मतलब यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, वह राशि जो करदाता को जमा करनी होती है। मतलब करदाता मतलब जो टैक्स पेयर है उसे टैक्स पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे व्याख्या है। और एक चीज़ और नोट, बिग अनाउंसमेंट है कि जो भी बिहार लेखपाल से रिलेटेड एग्जामिनेशन इस बार देना चाहते हैं उनको यदि नोट्स की आवश्यकता है तो मुझसे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स भी अवेलेबल है और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रूप से मैंने डिस्क्राइब करके नोट्स बनाया हूँ अपने हैंड राइटिंग से। तो इसलिए आप लोग परचेज कर सकते हो। और अभी बिग और बम्पर अपॉर्चुनिटी चल रहा है, बिग डिस्काउंट है, तो आप लोग इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो। तो मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 8 में कहता आईटीआर में ब्याज और अन्य आय के तहत किस प्रकार की
आय शामिल होती है? वेतन, ब्याज, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से होने वाली आय, यानी कि डी आंसर होगा। कहता आईटीआर में ब्याज और अन्य आय के तहत किस प्रकार की आय शामिल होती है? केवल वेतन, केवल निवेश से मिलने वाली आय, केवल कृषि से होने वाली आय। कहता वेतन, ब्याज, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से होने वाली आय, यानी कि डी आंसर होगा। देखिए कहता है ब्याज और अन्य आय के तहत करदाता को अपनी वेतन, ब्याज से प्राप्त आय, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण देना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ, आईटीआर में सीनियर सिटीजन के लिए क्या विशेष छूट होती है? तो सीनियर सिटीजन के लिए होती है 3 लाख तक होती है छूट, और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 5 लाख तक होती है। तो देखते हैं 3 लाख आंसर किस में है? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी आंसर होंगे। देखिए कहता है सीनियर सिटीजन 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय 3 लाख तक की आय पर कर छूट जीत जाते हैं, इसके बाद ही उनके ऊपर कर की लागू होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, आईटीआर 2 फॉर्म का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो कहता वेतनभोगी कर्मचारी, केवल व्यापारी, केवल पेशेवर, वे लोग जिनकी आय केवल वेतन और पूंजीगत लाभ से होती है। प्रश्न कहता आईटीआर 2 फॉर्म का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनकी आय, वेतन, पूंजीगत लाभ। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक आज की क्लासेस खत्म हुई, और जो भी इस चैनल पे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं जो अपने यूट्यूब के माध्यम से डेली अपडेट क्वेश्चन एमसीक्यू अपलोड करता हूँ उसका आप लोग एडवांटेज उठा सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।